सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स। टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी स्टैटिक्स में डेटा कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनका कलेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो नॉर्मली डेटा दो प्रकार के होते हैं, यानी प्राइमरी सेकेंडरी। प्राथमिक डाटा, द्वितीयक डाटा। प्राथमिक डाटा कौन से होते हैं? उन डाटा से हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य से एकत्र करता है। दूसरे शब्दों में वे समंक जो किसी सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए किसी अनुसंधान या एजेंसी द्वारा मौलिक रूप से पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक डेटा कहलाते हैं। स्पष्ट है कि प्राथमिक समंकों के संकलन की योजना मौलिक होती है और प्राथमिक समंक मौलिक अनुसंधान का ही परिणाम है। अर्थात जो प्राइमरी डाटा हैं, अनुसंधानकर्ता अपने विशेष उद्देश्य के लिए उनको कलेक्ट करता है और ये अनुसंधानकर्ता पहली बार ही ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये डाटा यानी कि फर्स्ट बार एकत्रित करते हैं और ये स्पेशल ऑब्जेक्ट उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। इनकी योजना मौलिक होती हैं और इनके जो परिणाम होते हैं वो मौलिक होते हैं। सेकेंडरी डाटा होते हैं जो पहले से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी उद्देश्य के लिए किए जा चुके हैं। यानी कि प्राइमरी डाटा पहले से अपन ने कलेक्ट किए जा चुके हैं और अनुसंधान केवल उनका प्रयोग करता है। ऐसे समंक नए मौलिक नहीं होते, यानी ये पुराने होते हैं। अनुसंधान उन्हें स्वयं एकत्र नहीं करता बल्कि दूसरे लोगों द्वारा एकत्रित करवाया जाता है। यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो अनुसंधान करता है वो स्वयं नहीं करता है इनको कलेक्ट, ये किसी के थ्रू कलेक्ट करवाते हैं। उपरोक्त उदाहरण में यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा संकलित औद्योगिक श्रम संबंधी समंकों का प्रयोग कर लेता है तो वे द्वितीय समंक कहलाते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट होती हैं जो ऑलरेडी पहले डाटा हैं लेकिन उनमें से श्रम संबंधी डाटा का प्रयोग कर कोई निष्कर्ष निकाल लेता है तो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। यानी कि डाटा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उनमें बेसिकली क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? सामान्य समंक जिस एजेंसी द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं वे प्राथमिक समंक का कार्य करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट बार एकत्रित की जो डाटा मीन सूचना, जो पहले सूचना इकट्ठी की जाती है वो प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। किंतु जब वही समंक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो प्राइमरी डेटा हैं वही किसी थर्ड पर्सन द्वारा यूज किया जाता है तो वो कौन सा डाटा कहलाता है? सेकेंडरी डाटा कहलाता है। और इसके अलावा भी कुछ मुख्य अंतर हैं जो इस प्रकार है। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, वे सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति हैं। यानी प्राइमरी डाटा होते हैं वो कच्चे माल की भांति होते हैं। इसके विपरीत द्वितीय समंक मौलिक नहीं होते हैं क्योंकि उन पर सांख्यिकी यंत्रों का एक बार प्रयोग हो चुका होता है। यानी मूल रूप से नहीं होते हैं, उनको करेक्शन करके ये प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा बनाया जाता है। प्राथमिक समंक रीति के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र या समय में एकत्र किए जाते हैं, जबकि द्वितीय समंक अन्य व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित होते हैं। यानी जो प्राइमरी डाटा होता है वो संपूर्ण क्षेत्र, जिस क्षेत्र से संबंधित अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस क्षेत्र से संबंधित या समय से संबंधित डेटा अपन कलेक्ट करते हैं, जबकि जो द्वितीय समंक होते हैं अन्य व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा पूर्व में कलेक्ट किए जा चुके होते हैं। प्राथमिक समूह में अधिक छानबीन या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब अपन शुरू से कलेक्ट करेंगे डाटा तो एक तरह से शुद्धिकरण रहेगा पहले, तो ज़्यादा उनको हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द्वितीय समंक प्रयोग करने से पहले उन्हें शुद्धता की पूर्ण जांच पड़ताल करना आवश्यक होता है और संशोधन भी करना पड़ता है। यानी कि जो सेकेंडरी डाटा हैं उनको अपन इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उनको एक बार चेक करेंगे और कुछ गलतियाँ हैं तो उनको सही करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्राथमिक समंक के संकलन में अधिक समय, परिश्रम, धन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये योजना के नए सिरे से प्रारंभ होते हैं। यानी कि जो प्राइमरी डाटा होता है उसमें अधिक टाइम लगेगा, आपको मेहनत लगेगी और धन की आवश्यकता होगी क्योंकि ये नए सिरे से कलेक्ट किए जाते हैं, यानी नए सिरे से कार्य स्टार्ट होता है। इसके विपरीत जो सेकेंडरी डाटा हैं इनको पत्र पत्रिकाओं, गैर सरकारी प्रकाशों आदि से लिया जाता है, तो इनके लिए धन, समय और परिश्रम की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये जो पत्र पत्रिकाओं से मिल जाते हैं जो डेटा होते हैं सेकेंडरी डेटा, तो इसमें धन की भी बचत होती है और टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। अब जो प्राइमरी डेटा हैं उनके कौन कौन से मेथड हैं कलेक्ट करने के? तो नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन,
यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कोरेस्पोंडेंट्स, यानी स्थानीय स्रोतों सूचना से प्राप्त, जैसे मीडिया वगैरह हो गई। सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चननेयर टू बी फिल्ड इन द इन्फॉर्मेट्स, और प्रगणों द्वारा अनुसूचियाँ भिजवाना, यानी शेड्यूल सेंड थ्रू एनुमेरेटर्स। तो जो फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर संबंधित लोगों से संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त करता है। इस रीति को प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है वो सूचना स्वयं उसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से। व्यक्तिगत अनुसंधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर सूचना प्राप्त करता है, न कि अपने सहायकों द्वारा। इस रीति का यूरोप में सर्वप्रथम श्री ली प्ले एंड भारत में ऑर्थर यंग ने किया था। यानी कि डायरेक्ट व्यक्तिगत अनुसंधान वो होता है जैसे किसी व्यक्ति के बारे में एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, वाई इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, तो जो सूचना प्राप्त करेगा एक्स की, तो एक्स के पास ही जाकर सूचना करेगा, डायरेक्ट उसी व्यक्ति से जाकर सूचना प्राप्त करेगा जिस व्यक्ति से संबंधित सूचना लेनी है, तो ये होगा डायरेक्ट। और जो सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी होगा या कर्मचारी होगा वो डायरेक्ट वो खुद जाएगा और जिस व्यक्ति से संबंधित सूचना लेनी उसी से स्वयं से क्वेश्चन करेगा और सूचना लेगा। इस रीति का प्रयोग कब किया जाता है? ये अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है, जहाँ क्षेत्र सीमित हो, लिमिट एरिया हो, तो वहाँ इस मेथड का उपयोग किया जाता है। जब समूहों में मौलिकता शुद्धता की आवश्यकता हो, जब डेटा अपन को एक बिल्कुल शुद्ध रूप में कलेक्ट करने हो, तो इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जब अनुसंधान योजना की सूक्ष्मता को देखते हुए अनुसंधानकर्ता के व्यक्ति अनुभव, तीक्ष्ण बुद्धि एवं निरीक्षण की आवश्यकता समझी जाए, जब व्यक्तिगत अनुभव और सत्य की आवश्यकता होती है, तो अपन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। जब समूहों में गोपनीयता यानी डेटा को अपन गोपनीय रखा जाए, सार्वजनिक नहीं करना हो डेटा, तो इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके क्या क्या गुण हैं? एक तो डेटा में शुद्धता रहेगी, क्योंकि जो अनुसंधानकर्ता स्वयं जाएगा तो बिल्कुल शुद्धता रहेगी। विश्वसनीयता भी रहेगी, क्योंकि डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं। विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति, अन्य गुण मुख्य सूचना के साथ अन्य संबंधित सूचना का सहज भी प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो पर्सनल अनुसंधान करता जाएगा तो जो मेन सूचना है उसके साथ साथ अलग सूचना भी प्राप्त हो जाएगी। सजातीयता यानी समान प्रकार की सूचना प्राप्त होगी। लोचदार प्रणाली, अपन जो सूचना प्राप्त की है अपने अनुसार कुछ चेंज कर सकते हैं। और सार्थकता, जो अपन को जो सूचना मिलेगी वो सही, बिल्कुल सही सूचना मिलेगी, सार्थकता होगी, और जो अपन निष्कर्ष निकालेंगे वो सही निकलेंगे। इसके दोष भी हैं, कुछ क्या क्या दोष हैं, लिमिट्स हैं। तो इसका जो क्षेत्र होता है लिमिट होता है, ज़्यादा बड़ी कार्य करने के लिए, ज़्यादा बड़े अनुसंधान के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसका क्षेत्र जो सीमित होता है तो सीमित क्षेत्र के लिए ये ठीक रहती हैं। अब वे बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होता है, क्योंकि जो अनुसंधान करता स्वयं जाएगा तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। पक्षपात, इसमें अगर जो अनुसंधान करता सूचना लेने जा रहे हैं, डेटा इकट्ठे करने जा रहे हैं, अगर उसका कोई रिलेटिव मिल गया तो उस डाटा में हेर फेर कर सकता है, तो पक्षपात की हो सकती हैं। भ्रमात्मक निष्कर्ष, कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण ये संभव है कि प्राप्त समग्र पूरे समग्र सही प्रतिनिधित्व न कर सके, क्योंकि जो डेटा होते हैं वो शॉर्ट में होते हैं, बहुत कम डेटा होते हैं, तो भ्रमात्मक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अनुसंधान की विषयगत प्रगति, इस प्रणाली की सफलता मुख्य रूप से अनुसंधानकर्ता की बुद्धिमत्ता, कार्यदक्षता, चतुराई पर निर्भर करती है। यदि अनुसंधानकर्ता में से सभी गुण नहीं तो फिर परिणाम में असंतोषजनक, अविश्वसनीय होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो अनुसंधान करता है, अनुसंधान क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको चतुराई से कार्य करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। अगर ये सब गुण अनुसंधानकर्ता में नहीं है तो जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो डिसीजन होगा बात का, वो गलत हो सकता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, जिसको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो अपन इसको समझते हैं, डायरेक्ट में तो क्या है, अनुसंधानकर्ता स्वयं जाएगा जहाँ सूचना लेनी है। अप्रत्यक्ष मौखिक का मतलब वो खुद नहीं जाएगा, पर गणकों को या किसी
अलग व्यक्ति को भेजेगा और जिससे संबंधित सूचना लेनी है उससे सूचना नहीं लेकर किससे लेगा, थर्ड पर्सन से लेगा। जैसे राम श्याम है, साथ में रहते हैं, राम के बारे में सूचना लेनी है लेकिन राम से नहीं पूछ के श्याम से पूछेंगे तो कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस रीति के अंतर्गत समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जाती, यानी कि जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उससे सूचना प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति से मौखिक पूछताछ करके सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष अनुसंधान कहते हैं। इसके क्या क्या गुण हैं, मितव्ययिता, यानी कि आपका धन कम लगता है, मेहनत कम होती है और समय कम लगता है। सरल, सुविधाजनक, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की तुलना में अत्यधिक सुविधा होती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से संबंधित डेटा लेने अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरे व्यक्ति से अपन कलेक्ट करके आ सकते हैं। इसका चित्र जो प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है उससे थोड़ा अधिक होता है। विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त होना, इस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण गुण है कि अनुसंधान प्रणाली पर विशेषज्ञों की राय, उनके सुझाव अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, जिससे अनुसंधान को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता मिलती है। निष्पक्षता, जो अपन ने देखा प्रत्यक्ष विधि, उसमें भेदभाव हो सकते हैं, पक्षपात हो सकती हैं, हालांकि इसमें भी हो सकता है लेकिन उस विधि से कम पक्षपात होने की संभावना होती है। इसके कुछ दोष भी हैं। अब क्या दोष हैं, परिणामों की संभावना, इस स्थिति में सूचनाएं समस्या से परोक्ष संबंध रखने वाले लोगों से प्राप्त की जाती है, जिससे परिणामों के अशुद्ध होने की संभावना अधिक रहती है। यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो संबंधित व्यक्ति से नहीं किया करके थर्ड व्यक्ति से किया जाता है, तो जो डेटा होते हैं वो गलत होने की संभावना बनी रहती है। साक्ष्यों के दोष, जिन साक्ष्यों से सूचना प्राप्त करनी है उसमें थोड़ी सी लापरवाही, पक्षपात या अज्ञानता के कारण समझ दूषित हो सकते हैं। यानी कि जो डेटा अपन कलेक्ट करेंगे वो थर्ड पर्सन से करेंगे, तो जो थर्ड पर्सन जो डेटा देने वाला है वो लापरवाह हो सकता है, क्योंकि उसको पता है तीसरे के बारे में सूचना देते हैं, गलत भी बता सकता है। पक्षपात, अगर उनके बीच लड़ाई हो रही है तो ज़रूर डेटा वो गलत बताएगा। अज्ञानता, और उस जिस नॉलेज के बारे में अपन उससे पूछ रहे हैं हो सकता है उसको नॉलेज ही नहीं हो, तो वो संबंधित व्यक्ति के बारे में गलत जानकारी देगा। थर्ड है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, यानी जो लोकल सोर्स जिसमें मीडिया वगैरह आ गई, समाचार पत्र आ गए, वहाँ से अपन सूचना इकट्ठी करते हैं। यानी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो अनुसंधान करता है वो सूचना कहाँ से पड़ेगा, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त कर सकता है। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधान का द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं। यानी कि जो अनुसंधान करता होता है उस क्षेत्र, जहाँ से जिस क्षेत्र एरिया से अपन को सूचना प्राप्त करनी होती है वहाँ अलग अलग व्यक्ति डेपुटेट कर दिए जाते हैं, जो समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर अनुमान सूचनाएं भेजते रहते हैं। उल्लेखनीय ये है कि संवाददाता सूचना का संकलन अपने तौर तरीके, रुचि, निर्णय आदि के आधार पर करते हैं, इसलिए ऐसी समूहों में अशुद्धियों की संभावना अधिक होती है। ये वो रीति होती हैं जैसे राजस्थान पत्रिका हो गया। राजस्थान पत्रिका हर डिस्ट्रिक्ट, हर एरिया में अपने जो रिपोर्टर हैं वो लगा रखे हैं, वहाँ से सूचना कलेक्ट करता है और पूरे राजस्थान और इंडिया में अपना न्यूज़ पब्लिक्स करवाता है। तो जो अपने वो इन्होंने जो रिपोर्टर लगा रखे हैं, अगर वो गलत सूचना दे देते हैं तो गलत रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन और सही देंगे तो सही हो सकते हैं। तो इसमें अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से अनुसंधान करता नहीं जाकर इसमें डेपुटेट कर देते हैं लोग, तो वहाँ से सूचना इकट्ठी होकर प्राप्त होती है। इस रीति का प्रयोग अधिकतर समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी द्वारा किया जाता है, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर और पत्रिकाओं द्वारा ही किया जाता है। ये रीति ऐसे जांच विषयों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं जिसमें शुद्धता की कमी। इसमें अगर आपको एक डाटा एक्यूरेसी यानी शुद्धता का लेना है तो ये विधि उपयुक्त नहीं है, ये संभावनाओं पर चलती हैं। इसके क्या क्या गुण हैं, इसका एरिया अधिक है, उन दोनों मेथड से इसका एरिया अधिक है। मितव्ययी, धन, समय और परिश्रम की दृष्टि से ये कम खर्चा होता है और फायदेमंद हो सकती है। इसमें क्या दोष हैं, शुद्धता, मौलिकता की कमी, यानी कि जो डाटा है वो गलत भी हो सकता है, शुद्धता की कमी रहती है, क्योंकि जो रिपोर्टर लगा रखे हैं, मीडिया लगा रखी है तो गलत सूचना भी दे सकते हैं। एक रूपता का अभाव, क्योंकि जो संवाददाता होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहते हैं,
तो जो सूचना आते हैं एक रूप में नहीं आकर अलग अलग रूप में आ सकते हैं। अभिन्नत निष्कर्ष, संवाददाताओं की मनोवृत्तियाँ और पूर्ण धारणाएं समंकों को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाती हैं, जिसे निष्कर्ष बिना एकांकी हो जाते हैं। विलंब पूर्ण नीति, ये प्रणाली विलंब अधिक होते हैं। कभी कभी संवाददाता द्वारा सूचनाएं इतनी देर से भेजी जाती हैं कि विषय का महत्व खत्म हो जाता है। यानी कि जो डेटा अपन को कलेक्ट करने के लिए भेजें, जो डेटा अपन को चाहिए वो 2 दिन या 3 दिन बाद प्राप्त हो रहे हैं, तो उन डेटा का कोई मतलब ही नहीं निकलता। वो डेटा प्राप्त हो जाते हैं लेकिन टाइम पर नहीं पहुँचने पर उनका अनुसंधान नहीं किया जा सकता, निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। अगला 4 नंबर है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरवाकर। यानी कि इसमें जो डेटा होंगे, डेटा प्राप्त करने होंगे, जो अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नावली बनाकर उसको डाक द्वारा या किसी द्वारा भेज दिया जाता है। तो जो प्रश्नावलियाँ होती हैं उसमें जो प्रश्न दिए होते हैं तो उनके आंसर दिए जाते हैं जो सामने से सूचना देगा, तो उसके आधार पर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। इस रीति को डाक प्रश्नावली प्रणाली भी कहा जाता है। यानी कि जो प्रश्नावली बनाकर डाक से पोस्ट कर दी जाती है, जो अपन नॉर्मल ऑफिसों में होता है। जैसे कॉलेज के लिए कोई सूचना मांग रहे हैं तो डायरेक्टरेट से कोई सूचना आएगी तो वो डाक द्वारा आएगी, फिर प्रिंसिपल यानी प्राचार्य द्वारा उस सूचना को भरकर कहाँ भेजा जाता है, डायरेक्टरेट। तो ये विधि वहाँ पर प्रयोग की जाती है। डाक प्रश्नावली भी करते हैं। इस रीति के अंदर सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता जांच से संबंधित प्रश्नों की सूची यानी प्रश्नावली तैयार करता है। यानी जो अनुसंधान करता है एक प्रश्नावली तैयार करता है, फिर एक प्रति सूचकों के पास डाक से भिजवा दी जाती हैं और उनके उत्तर भरकर निश्चित तिथि तक वापस लौटा दिए देते हैं। प्रश्नावली का साथ एक अनुरोध पत्र भी लगाया जाता है जिसमें सूचना एकत्र करने का उद्देश्य बताने के साथ साथ सूचक को ये भी आश्वस्त दिया जाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतया गुप्त रखी जाएगी। यानी कि जो अनुसंधान करता है वो डाक से एक प्रश्नावली बना के भेज देता है और एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक निश्चित टाइम दे देता है कि इस टाइम पीरियड में आपको सूचनाएं आंसर जो प्रश्नावली बना के भेजें उसके आंसर आपको देने हैं। और ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो सूचना भेजी है वो गुप्त रखी जाएगी। प्रश्नावली में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। प्रश्नावली कैसे बनाई जानी चाहिए, किस प्रकार के गुण होने चाहिए। मधुर भाषा का प्रयोग यानी लैंग्वेज अच्छी यूज करना चाहिए। पर्सन जो बनाएंगे वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। पर्सन के 2 अर्थ नहीं होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम से कम 5 प्रश्नों की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके। यानी 5 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो हाँ या ना में उत्तर दिए जा सके। प्रश्न से ऐसे होने चाहिए जिनकी गलत सत्यता की आड़ी जांच और प्रति जांच हो। यानी ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो क्रॉस चेक हो जाए। प्रश्न शंका या विरोध उत्पन्न वाले न हो। सूचना देने वाले व्यक्ति की मानसिक सांप्रदायिक सामाजिक भावना को ठेस नहीं। यानी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो सामाजिक धार्मिक भावना को, जिस व्यक्ति से अपन सूचना मांग रहे हैं उनकी भावना को हाथ न पहुँचे। इस प्रणाली के क्या गुण हैं? तो मौलिकता है। इस रीति में प्राप्त सूचनाएं मौलिक विश्वसनीय होती हैं क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। यानी कि जो ये सूचना अनुसंधानकर्ता मांगता है तो जो सूचना भेजी जाती हैं वो भी एक योग्य व्यक्ति द्वारा ही भेजी जाती हैं। जैसे डायरेक्टरेट से कोई सूचना मांगी तो यहाँ प्राचार्य द्वारा भर के भेजी जाएगी तो शुद्धता रहेगी इस मेथड में। मितव्ययता यानी ये खर्चीली कम है, कम समय लगता है, धन की भी बचत होती है। और इसका क्षेत्र जो विस्तृत है क्योंकि आजकल सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ दोष भी हैं। ये रीति केवल शिक्षित समाज के लिए उपयुक्त होती है, जो कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसों में या दोनों तरफ पढ़े लिखे शिक्षित वर्गों के लिए ही सफल होती हैं। क्योंकि जो पर्सन बना के भेजेंगे आंसर आपको देना है, तो जो जहाँ पर शिक्षितता है वहाँ पर ये मेथड सही होता है। अशिक्षित व्यक्ति के लिए इस रीति सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, इसलिए ये लिमिट कवरेज के रूप में मानी जाती हैं। तो एक दोष ये भी है, अपर्याप्त अपूर्ण सूचना। ये प्राय देखने में आया कि सूचक अधिकतर प्रश्नावलियाँ वापस नहीं भेजते। ये सूचना अप्रयुक्त होती हैं। जैसे डायरेक्टरेट से कोई सूचना मांगी है लेकिन बहुत सारे जो सूचना देने वाले होते हैं वो सूचना भर के ही नहीं भेजते, या फिर जो प्रश्नावलियाँ बना के भेजते हैं वो अधूरी होती हैं तो अपन यहाँ से जवाब नहीं देते।
क्योंकि सूचकों के द्वारा उदासीनता और शंका होती हैं तो कुछ आंसर नहीं देते हैं। अव्यवहारिक, ये रीति अव्यवहारिक भी क्योंकि अधिकांश सूचक अपने कुछ व्यक्तिगत मामलों जैसे आय, संपत्ति, आदतें, परिवार आदि के बारे में लिखित रूप से सूचना देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे किसी के बारे में कोई सूचना मांगी, पर्सनल डिटेल मांगी, तो वो डरता है कि इनकम टैक्स में नहीं आ जाए, तो पर्सनल सूचना देने से डरता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे सेकंड मेथड और सेकेंडरी डाटा। थैंक यू।